एक बेहद ही खौफनाक दृश्य के बारे में सोचते हैं। मतलब रात का समय है, एक पुरानी जर्जर इमारत का अंधेरा सा गलियारा है और एक 4 साल का छोटा सा बच्चा अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए उन सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। बाप रे, रात के समय। हाँ। और हालात इतने खराब हैं कि किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दीवारों पर मतलब खून के ताजे निशान हैं, फर्श पर जगह जगह टूटा हुआ कांच बिखरा पड़ा है। हे भगवान। और उस घुटन भरे अंधेरे में कहीं दूर से कुछ ऐसी चीखें गूंज रही हैं जो किसी भी इंसान की रूह कांपा दें। माँ उस नन्हे बच्चे को टूटे कांच से बचाते हुए लगभग घसीटते हुए आगे ले जा रही है। और वो बच्चा, मतलब वो तो बहुत डरा हुआ होगा। बिल्कुल। माँ लगातार कांपती हुई आवाज में कह रही है कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो छोटा बच्चा जो अपनी माँ से पूरी तरह लिपटा हुआ है, वो शब्दों से ज्यादा कुछ और महसूस कर रहा है। बच्चे ऊर्जा बहुत जल्दी पकड़ते हैं। सही कहा। वो अपनी माँ की छाती में डर के मारे हथौड़े की तरह तेजी से धड़कते दिल की आवाज बिल्कुल साफ सुन सकता है। वो बच्चा ये समझ रहा है कि जो माँ उसे दुनिया से बचाने का दिलासा दे रही है, वो खुद इस वक्त गहरे खौफ में है। देखिए, मनोविज्ञान के नजरिए से ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक ऐसा ट्रॉमा है जो किसी भी इंसान के नर्वस सिस्टम को, यानी उसके तंत्रिका तंत्र को हमेशा के लिए बदल सकता है। हमेशा के लिए? हाँ बिल्कुल। जब एक बच्चे के लिए सुरक्षा का इकलौता स्रोत, मतलब उसकी माँ, जब वो खुद खतरे में हो, तो उस बच्चे के अवचेतन मन में ये बात हमेशा के लिए बैठ जाती है कि ये दुनिया एक बेहद खतरनाक और बेरहम जगह है। ऐसे हालात अक्सर इंसान को जिंदगी भर के लिए एक सर्वाइवल मोड में धकेल देते हैं, जहां से बाहर आना लगभग असंभव सा लगता है। और आपको पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? क्या? ये किसी सस्पेंस या हॉरर फिल्म का लिखा हुआ कोई सीन नहीं है। आज की हमारी इस गहन चर्चा के जो स्रोत हैं, उनमें दी गई ये एक बिल्कुल असली कहानी है। सच में? हाँ, ये जाने माने लेखक वैक्स किंग के बचपन का एक असली हिस्सा है। गुड वाइब्स गुड लाइफ किताब लिखने से बहुत पहले उनका बचपन मतलब सिर्फ इसी घटना तक सीमित नहीं था। मतलब और भी मुश्किलें थीं? बहुत ज्यादा। पिता के गुजर जाने के बाद बेघर होना, अलग अलग शेल्टर होम्स में रातें काटना, अब भयानक गरीबी और सड़क पर नस्लवाद का सामना करना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। तो आज मेरा मतलब है, आज की हमारी इस चर्चा का जो फोकस है वो इसी सफर पर है। बिल्कुल। हमारी आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा का उद्देश्य सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है। हम आज उन सभी स्रोतों और रिसर्च का बहुत गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जो ये बताते हैं कि कैसे कोई इंसान इतने गहने अंधेरे से निकलकर दुनिया भर के लाखों लोगों का मार्गदर्शक बन सकता है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि ये कोई आम पॉजिटिव थिंकिंग का खोखला लेक्चर नहीं है। ये इस बात की गहरी पड़ताल है कि भयानक से भयानक परिस्थितियों के बावजूद इंसान अपनी आंतरिक ऊर्जा के विज्ञान को समझकर अपनी जिंदगी की पूरी दिशा कैसे बदल सकता है। बिल्कुल। और इस पूरी परिवर्तन की यात्रा का जो केंद्र बिंदु है, वो बहुत ही कमाल का है। जब कोई इंसान इतने बुरे हालातों में फंसा होता है और वो खुद को बाहर निकालने की छटपटाहट महसूस करता है, हाँ, तो वो सबसे पहले उन चीजों की तरफ भागता है जो दुनिया उसे बेच रही होती है। स्रोतों के मुताबिक वैक्स किंग ने भी बिल्कुल यही किया। जब उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने की ठानी, तो सबसे पहले उनका सामना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हुआ। अरे हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम, इसके बारे में तो हर जगह बात होती है। द सीक्रेट जैसी किताबों ने इसे तो मतलब एक जादुई छड़ी की तरह पेश किया है। बस एक आलीशान घर के बारे में सोचो, लगातार अच्छा सोचो और वो तुम्हें मिल जाएगा। और शुरुआत में वैक्स किंग ने भी इस पर पूरा भरोसा किया। उन्होंने इसका अभ्यास किया, सकारात्मक सोचने की कोशिश की, लेकिन क्या काम नहीं किया। नहीं। स्रोत एक बहुत बड़े और कड़वे सच से पर्दा उठाते हैं। जब आपकी असल जिंदगी में चारों तरफ तबाही मची हो, जब आप बेघर हों या आपके पास कल का खाना जुटाने के पैसे ना हो, तब सिर्फ अच्छा सोचना एक मानसिक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं होता है। मतलब दिमाग को बेवकूफ बनाना। बिल्कुल। जब हालात सच में खराब होते हैं तो ये आकर्षण का नियम पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि इंसान का दिमाग जानता है कि वो खुद से झूठ बोल रहा है। वो अंदर से तो डरा हुआ ही है ना। सही का। और जब वैक्स किंग के साथ ऐसा हुआ, तब जाकर उन्हें उस असली नियम का पता चला जो इस पूरी पहेली की गायब कड़ी था, और वो है कंपन का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन या ऊर्जा का कंपन,
सुनने में तो ये आकर्षण जैसा ही लगता है। मतलब इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? फर्क सतह और गहराई का है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें मनोविज्ञान से हटकर क्वांटम फिजिक्स की तरफ देखना होगा। अच्छा, फिजिक्स। हाँ, विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज, चाहे वो कोई ठोस पत्थर हो, बहता हुआ पानी हो या हमारा अपना शरीर हो, सब कुछ परमाणुओं यानी एटम्स से बना है। स्कूल में पढ़ा था ये। और कोई भी परमाणु कभी स्थिर नहीं रहता, वो लगातार कांप रहा है, उसमें एक वाइब्रेशन है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ भौतिक चीजें ही नहीं, बल्कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे शब्द और हमारे गहरे डर, ये सब भी शुद्ध ऊर्जाएं हैं। अरे वाह। और हर ऊर्जा की अपनी एक फ्रीक्वेंसी या कंपन होता है। आकर्षण का नियम सिर्फ ये देखता है कि आप सतह पर क्या सोच रहे हैं, लेकिन कंपन का नियम बहुत गहराई में जाकर ये देखता है कि आप असल में क्या महसूस कर रहे हैं। तो मतलब अगर मेरे अंदर बहुत गहरा डर बैठा है, लेकिन मैं होठों से कह रहा हूँ कि मैं बहुत निडर हूँ, तो ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं सुनेगा, वो आपके अंदर के डर के कंपन को सुनेगा और वैसी ही चीजें आपके सामने लाएगा। समझ गया। मतलब मैं खुद से कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर लूं, अगर मेरी असली ऊर्जा डरी हुई है तो नतीजे वही पुराने मिलेंगे। बिल्कुल सही। मेरे दिमाग में एक उपमा आ रही है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही पुरानी जंग खाई हुई कार है। उसका इंजन पूरी तरह से सीज हो चुका है, अंदर के पुर्जे मतलब टूट चुके हैं। अब मैं उस कार को गैराज में ले जाऊं और उस पे बाहर से एकदम चमकदार फरारी जैसा लाल रंग का पेंट कर दूं। हाँ, देखने में तो एकदम नई लगेगी। वही तो, मैं उसे रोज पॉलिश करूं और सोचूं कि अब ये कार रेस जीत लेगी। तो ये बाहर का जो पेंट है, ये आकर्षण का नियम है। अरे वाह, बहुत बढ़िया उपमा है ना? सिर्फ ऊपरी तौर पर अच्छा सोचना और अच्छा दिखना, लेकिन अंदर का इंजन तो अभी भी खराब है। कंपन का नियम उस अंदर के इंजन की असली ऊर्जा है। और ये उपमा बहुत ही सटीक बैठती है। स्रोतों में इस ऊर्जा के काम करने के तरीके को ट्यूनिंग फोक यानी संगीत की धातु की छड़ों के विज्ञान से समझाया गया है। ट्यूनिंग फोक, वो जो लैब में इस्तेमाल होते हैं? हाँ, वही। अगर आप 2 ट्यूनिंग फोक को एक ही लय या फ्रीक्वेंसी पर सेट करके एक ही कमरे में रखते हैं, फिर आप उनमें से अब सिर्फ एक छड़ को बजाकर कंपाते हैं, तो भौतिक रूप से दूसरी छड़ को बिना छुए ही वो हवा के माध्यम से उसी लय में कांपने लगती है। क्या बात है, बिना छुए ही? हाँ, हमारी ऊर्जा भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। जैसी ऊर्जा हम बाहर भेजते हैं, वैसी ही घटनाओं, लोगों और मौकों को हम अपनी ओर खींचते हैं। मतलब ये कोई जादू टोना नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से व्यवहारिक है। अगर कोई इंसान अंदर से हार के कंपन में है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज झुकी हुई होगी, वो लोगों से आंखें नहीं मिलाएगा और वो अनजाने में ऐसे फैसले लेगा जो उसे और पीछे धकेलेंगे। लोग उसकी उस निराशाजनक ऊर्जा को महसूस कर लेंगे और उससे दूर भागेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हम अपने अंदर के उस इंजन को कैसे ठीक करें। मतलब अगर कोई इंसान सालों से एक ही डरी हुई ऊर्जा या नेगेटिव वाइब्रेशन में जी रहा है, तो वो अपने इस कंपन को आखिर बदले कैसे? तो अपने कंपन को बदलने की या उस इंजन को पूरी तरह से नया करने की जो सबसे पहली और बुनियादी सीढ़ी है, वो है खुद से प्यार करना, जिसे हम सेल्फ लव कहते हैं। अच्छा, सेल्फ लव। हाँ, लेकिन स्रोतों का विश्लेषण इस बात पर बहुत जोर देता है कि समाज ने इस कंसेप्ट का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया है। मुझे भी यही लगता है। आजकल सोशल मीडिया पर सेल्फ लव का मतलब है कि किसी महंगे स्पा में चले जाओ, खूब सारी शॉपिंग कर लो या कोई बहुत महंगी कॉफ़ी पी लो। मतलब क्या ये सब खुद से प्यार करना नहीं है? देखिए, वो सब आत्म देखभाल या सेल्फ केयर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो सच्चा सेल्फ लव नहीं है। तो फिर सच्चा सेल्फ लव क्या है? स्रोत एक बहुत ही गहरी कहानी सामने रखते हैं। मान लीजिए एक लड़की है जो हर सुबह उठकर आईने के सामने खड़ी होती है। वो खुद से कहती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ और मैं खुद से प्यार करती हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस आईने के सामने से हटती है और अपनी असल जिंदगी में जाती है, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। कैसे? वो अपने काम की जगह पर लोगों की ज्यादतियों को चुपचाप सहती है। अपने रिश्तों में वो सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोट देती है। अरे! और तो और कोई दूसरा उसे तकलीफ देता है तो वो पलटकर खुद को ही कोसने लगती है कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। तो अब आप बताइए, क्या आईने के सामने बोले गए वो सकारात्मक शब्द सच्चा सेल्फ लव थे? बिल्कुल नहीं।
वो तो सिर्फ खुद को एक झूठी तसल्ली देना हुआ ना। अंदर से तो वो खुद को कोई अहमियत ही नहीं दे रही है। यही बात स्रोत समझाना चाहते हैं। सच्चा सेल्फ लव सिर्फ अपनी तारीफ करना नहीं है, ये असल में एक बहुत ही नाजुक और कड़े संतुलन का नाम है। संतुलन? कैसा संतुलन? इस संतुलन के दो अहम हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि आप अपने तमाम कमियों, खामियों, अपने बुरे अतीत और अपनी गलतियों के साथ खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करें। ये मानना कि हाँ, मैं एक इंसान हूँ, मुझसे गलतियां हुई हैं और मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ये तो बहुत मुश्किल काम है ना? लेकिन इसका दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? ये गहराई से जानना कि एक इंसान होने के नाते आप इससे कहीं बेहतर जिंदगी के हकदार हैं और उस बेहतर जिंदगी को हासिल करने के लिए असल में खुद को अनुशासित करना। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। मतलब अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो हम पाते हैं कि हम खुद के साथ कितना कठोर व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए हमारे किसी बहुत करीबी दोस्त या किसी प्रियजन से कोई बड़ी गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम उसे माफ कर देते हैं। हाँ, हम उसे बैठाते हैं, उसे सांत्वना देते हैं और उसे समझाते हैं कि अरे कोई बात नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ठीक वही गलती हमसे खुद से होती है तो हम क्या करते हैं? हम अपने दिमाग में खुद को गालियां देने लगते हैं। हाँ, खुद को सबसे बुरा इंसान मान लेते हैं। बिल्कुल। हम खुद के लिए वो दया या करुणा कभी नहीं दिखाते जो हम दूसरों के लिए दिखाते हैं। और यही वो बिंदु है जहां हमारी ऊर्जा, हमारा कंपन सबसे तेजी से नीचे गिरता है। खुद से सच्चा प्यार करने का मतलब है खुद का एक अच्छा दोस्त बनना। सही बात है। और इसका सीधा सा प्रभाव ये होता है कि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख जाते हैं। आप अपनी बैटरी को बचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्रोतों के अनुसार ऊर्जा की रक्षा करने के लिए इंसान को एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसे हमारा समाज अक्सर बहुत गलत नजरिए से देखता है। ऐसा कौन सा कदम है? वो कदम है खुद को सबसे पहले रखना। खुद को सबसे पहले रखना। लेकिन बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है कि त्याग करना सबसे बड़ा धर्म है। मतलब दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखना ही एक अच्छे इंसान की निशानी है। समाज यही सिखाता है। हाँ, अगर हम खुद को पहले रखेंगे तो क्या लोग हमें स्वार्थी नहीं कहेंगे? देखिए, समाज भले ही इसे स्वार्थ कहे, लेकिन विज्ञान और मनोविज्ञान इसे सर्वाइवल कहते हैं। सर्वाइवल कैसे? इसे समझने के लिए हमें उस घिसे पिटे हवाई जहाज के ऑक्सीजन मास्क वाले उदाहरण से आगे सोचना होगा। स्रोत इसे एक बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही दयालु इंसान है जो एक लाइफ गार्ड है। ठीक है। वो हर डूबते हुए इंसान को बचाना चाहता है, लेकिन असलियत ये है कि उसे खुद ही तैरना नहीं आता। अरे बाप रे। अब अगर वो किसी डूबते हुए इंसान को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दे तो क्या होगा? वो उस इंसान को तो बचा ही नहीं पाएगा, बल्कि खुद भी डूब जाएगा। हाँ, ये तो बेवकूफ़ी होगी। या फिर इसे ऐसे सोचिए कि आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली है, लेकिन आप हर रोज लोगों को कर्ज बांटने का वादा कर रहे हैं। ये बहुत ही सटीक है। मतलब अगर मेरे बैंक खाते में पैसे ही नहीं है और मैं दूसरों को चेक काट के दे रहा हूँ तो चेक तो बाउंस ही होंगे ना। बिल्कुल। मैं खुद भी दिवालिया हो जाऊंगा और जिनको मैंने चेक दिए हैं उनका भी कोई फायदा नहीं होगा। ये तो बिल्कुल उस स्मार्टफोन की तरह है जिसकी अपनी बैटरी सिर्फ 1% बची है। लाल रंग का निशान ब्लिंक कर रहा है और वो दूसरे फोन को पावर बैंक बनकर चार्ज करने की कोशिश कर रहा है। वो खुद तो कुछ ही सेकंड्स में स्विच ऑफ हो जाएगा और दूसरे फोन को भी कोई ऊर्जा नहीं दे पाएगा। यही वो हकीकत है जो स्रोत स्पष्ट करते हैं। अगर इंसान अंदर से खाली है, थका हुआ है, तो वो दूसरों को सिर्फ अपनी थकावट और अपनी चिड़चिड़ाहट ही दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। अपनी ऊर्जा बचाने का एक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, मतलब एनर्जी वैम्पायर वाले लोग। हाँ, बिल्कुल वही। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनर्जी वैम्पायर की तरह काम करते हैं। आप उनके साथ 10 मिनट बिताते हैं और आपको लगता है जैसे किसी ने आपकी सारी ऊर्जा सोख ली हो। हाँ, बहुत लोग होते हैं ऐसे। स्रोतों का स्पष्ट मानना है कि अगर कोई रिश्ता जहरीला है तो उससे दूरी बनाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वो उस कीचड़ से पोषण तो लेता है, लेकिन उस कीचड़ को अपनी पंखुड़ियों पर टिकने नहीं देता। ये बहुत खूबसूरत बात है। नकारात्मकता के बीच रहते हुए भी अपनी ऊर्जा को बचाए रखने का यही तरीका है। अच्छा, मान लेते हैं कि किसी इंसान ने ये सीख लिया, उसने अपनी ऊर्जा बचा ली, जहरीले लोगों से दूरी बना ली, अपना बैंक अकाउंट थोड़ा भर लिया, बाहरी दुनिया तो ठीक हो गई,
लेकिन परेशानी यह है कि कई बार हमारी जिंदगी में बाहर सब कुछ शांत होता है, लेकिन हमारे अपने दिमाग के अंदर ही एक युद्ध चल रहा होता है। बिल्कुल, आंतरिक युद्ध। हाँ, हमारा अपना दिमागी सबसे ज्यादा जहरीला होता है। तो उस आंतरिक नकारात्मकता का क्या किया जाए? बारी शोर शांत होने के बाद ही असली काम शुरू होता है, जिसे स्रोत अवचेतन मन की खेती या फार्मिंग द सबकॉन्शियस कहते हैं। अवचेतन मन की खेती। हाँ, हमारी जिंदगी की ज्यादातर रुकावटें हमारे हालात में नहीं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक बैठी होती हैं। इसे समझने के लिए स्रोतों में 2 किसानों की एक बहुत ही शानदार कहानी का जिक्र है। अच्छा, क्या कहानी है? 2 अलग-अलग किसान थे। दोनों के पास एक ही इलाके में एक जैसी उपजाऊ जमीन थी। दोनों को एक ही क्वालिटी के बीज दिए गए और पानी या मौसम की स्थितियां भी दोनों के लिए बिल्कुल समान थीं। यानी बारी दुनिया में दोनों के पास बराबर मौके थे। बिल्कुल, लेकिन उनके अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। पहला किसान जब भी खेत में बीज बोने जाता तो वो पूरे उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ जाता। वो सोचता कि इस बार फसल बहुत शानदार होगी और वो अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाएगा। और दूसरा किसान? वहीं दूसरा किसान हमेशा खौफ में रहता। बीज बोते वक्त वो सोचता, क्या फायदा इतनी मेहनत का, पिछली बार की तरह कहीं इस बार भी कीड़े न लग जाएं या सूखा ना पड़ जाए। अरे, और जब फसल कटने का समय आया तो नतीजे बिल्कुल उनकी आंतरिक सोच के अनुरूप ही हुए। पहले किसान का खेत लहलहा रहा था और दूसरे किसान की फसल बर्बाद हो गई थी। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? मेरा मतलब है, बीज और जमीन तो एक जैसे ही थे ना? क्योंकि हमारा दिमाग भी उस उपजाऊ जमीन की तरह ही काम करता है। देखिए, हमारा चेतन मन या कॉन्शियस माइंड, यानी वो हिस्सा जो अभी इस बातचीत को सुन रहा है, तर्क कर रहा है, हाँ। वो एक माली की तरह है। और हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस वो विशाल खेत है। उस खेत की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो कभी ये जज नहीं करता। जज नहीं करता? हाँ, वो कभी ये फैसला नहीं करता कि जो बीज उसमें बोया जा रहा है वो किसी खूबसूरत गुलाब का है या किसी जहरीली कांटेदार झाड़ी का। माली जो भी बीज डालता है, खेत उसे पूरी ताकत से उगा देता है। बाप रे। दूसरा किसान अनजाने में ही अपने डर और बर्बादी के बीज बो रहा था और उसके अवचेतन मन ने उसी डर को हकीकत में बदल दिया। ये बात समझ में आती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस खेत में बहुत सारे कंटीले बीज हमने खुद नहीं बोए होते। सही कहा। वो बचपन से ही समाज, परिवार और संस्कृति के द्वारा हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं। हाँ। हमारे यहाँ बचपन से बच्चों को कैसी कैसी बातें सिखाई जाती हैं, जैसे पैसे के पीछे मत भागो, पैसा इंसान को बुरा बना देता है। हाँ, बिल्कुल। या फिर ज्यादा जोर से मत हंसो वरना रोना पड़ेगा। अरे हाँ, ये तो बहुत बोलते हैं लोग, है ना? या अपनी खुशी जाहिर मत करो, नजर लग जाएगी। ये बातें इतनी गहराई में बैठ जाती हैं कि इंसान जब बड़ा होकर सफल होना लगता है तो वो अनजाने में ही डरने लगता है और खुद ही अपनी तरक्की के रास्ते बंद कर देता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इन्हीं पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को स्रोतों सीमित करने वाले विश्वास या लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। और जब तक इन पुरानी झाड़ियों को जड़ से उखाड़ा नहीं जाता, तब तक नए बीज पनप नहीं सकते। स्रोतों ने इस अवचेतन मन की सफाई के लिए 3 बहुत स्पष्ट और वैज्ञानिक तरीके बताए हैं। कौन कौन से? पहला कदम है अपनी ही रोकने वाली सोच को चुनौती देना। चुनौती देना मतलब खुद से ही बहस करना? एक तरह से हाँ। जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि मैं ये काम कभी नहीं कर पाऊंगा या मैं इस लायक नहीं हूँ, तो वहीं रुक जाइए। अच्छा। और खुद से एक वकील की तरह सबूत मांगिए। पूछिए कि इसका क्या ठोस सबूत है कि मैं ये नहीं कर सकता। ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि उस डर का कोई असली आधार है ही नहीं। वो सिर्फ किसी और की कही हुई बात है जिसे आपने सच मान लिया है। ठीक है, मान लिया कि मैंने अपनी पुरानी सोच को चुनौती दे दी और मुझे समझ आ गया कि मेरा डर भी बुनियाद है। लेकिन वो पुरानी सोच उतनी गहरी है कि सिर्फ एक दिन चुनौती देने से तो मतलब जाएगी नहीं। उस खाली जगह को भरने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। यहीं पर दूसरा तरीका काम आता है, जिसे सकारात्मक दोहराव या पॉजिटिव रेपिटेशन कहते हैं। स्रोत इसे प्राचीन मंत्रों के विज्ञान से जोड़कर देखते हैं। मंत्रों की तरह? हाँ, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन रटने जैसा नहीं है। जब आप पूरे विश्वास और भावना के साथ किसी एक सकारात्मक विचार को बार बार दोहराते हैं, जैसे मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ, तो न्यूरोलॉजी के अनुसार
आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनने लगते हैं। दिमाग का स्ट्रक्चर ही बदलने लगता है। बिल्कुल। पुरानी आदत टूटती है और नई ऊर्जा का कंपन स्थापित होता है। और तीसरा, सबसे ताकतवर तरीका है कल्पना, दृश्य या विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, स्रोतों में इसके लिए खेल की दुनिया का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो क्रिकेटर वाला। हाँ, एक बल्लेबाज का उदाहरण जो मैदान में उतरने से पहले ड्रेसिंग रूम में आंखें बंद करके बैठता है और मन ही मन अपनी पूरी पारी खेल लेता है। वो देखता है कि गेंदबाज कैसे गेंद फेंक रहा है, वो कैसे कवर ड्राइव मार रहा है, गेंद बल्ले के बीचों बीच लग रही है और दर्शक तालियां बजा रहे हैं। वो मैदान में जाने से पहले ही उस जीत को महसूस कर लेता है। और इसके पीछे का जो मस्तिष्क विज्ञान है वो सच में किसी जादू जैसा लगता है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। अच्छा, RAS। हाँ, ये हमारे दिमाग का फिल्टर है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग एक असली भौतिक अनुभव और एक बहुत ही गहराई से की गई कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। बाप रे, सच में? बिल्कुल। जब वो क्रिकेटर पूरी भावनाओं के साथ उस शॉट को मन में देखता है तो उसका दिमाग शरीर की मांसपेशियों को वैसे ही सिग्नल भेजने लगता है जैसे वो सच में खेल रहा हो। ये तो कमाल है। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आपका RAS उन मौकों और रास्तों को देखना शुरू कर देता है जो आपके आसपास पहले से मौजूद थे, लेकिन आपके डर की वजह से आपका दिमाग उन्हें इग्नोर कर रहा था। दिमाग असली और कल्पना में फर्क ही नहीं कर पाता। ये तथ्य सच में चौंका देने वाला है। लेकिन एक मिनट रुकिए। क्या हुआ? अगर ऐसा है तो क्या मुझे सिर्फ अपने सोफे पर बैठना है, आंखें बंद करनी है, खुद को करोड़पति बनते हुए विजुलाइज करना है और सब कुछ अपने आप हो जाएगा? क्या सिर्फ सोचने से दुनिया बदल जाएगी? और यहीं आकर कई लोग धोखा खा जाते हैं। मतलब ये पूरा सच नहीं है? स्रोतों का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ कल्पना करना या ऊर्जा को महसूस करना कभी भी काफी नहीं होता। एक आखिरी चीज है जिसके बिना ये पूरी प्रक्रिया शून्य है। और वो क्या है? वो है कर्म, यानी एक्शन। यानी अगर गाड़ी का इंजन ठीक भी कर लिया है, बाहर से पॉलिश भी कर लिया, तो भी बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। स्रोतों में एक ऐसे ही नौजवान की कहानी है। वो हर रात बहुत बड़े बड़े सपने देखता था। वो सुबह उठकर सकारात्मक वाक्य भी बोलता था, पूरी विजुअलाइजेशन तकनीक का पालन करता था। तो फिर क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ ये हुई कि जब असल में अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की बारी आती, जब कदम उठाने का समय आता, तो वो हर काम को कल से शुरू करूंगा कहकर टाल देता था। कल से करूंगा, टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन। ये तो एक ऐसी बीमारी है जिससे शायद हर इंसान जूझ रहा है। हमें लगता है कि हम बस आलसी हैं। लेकिन स्रोत एक बहुत ही गहरी बात स्पष्ट करते हैं। ये जो टालमटोल है, ये अक्सर हमारा आलस नहीं होता। आलस नहीं होता तो फिर क्या होता है? ये दरअसल हारने के डर का एक बहुत ही चालाक मुखौटा होता है। अरे वाह! इंसान अवचेतन स्तर पर सोचता है कि अगर मैंने काम शुरू ही नहीं किया तो मैं फेल भी नहीं होऊंगा। इसलिए वो खुद को इस भ्रम में रखता है कि वो कल से करेगा। ये तो बहुत ही गहरी बात है। विशेषज्ञ साफ तौर पर बताते हैं कि सोचना, विजुअलाइज करना और अपनी ऊर्जा को ठीक करना, ये सब उस गाड़ी के शक्तिशाली इंजन को चालू करने जैसा है। इंजन बहुत शानदार आवाज कर रहा है, व्रूम व्रूम। हाँ, लेकिन जब तक आप गियर नहीं डालेंगे, जब तक आप एक्सेलरेटर पर पैर रखकर असल में कदम नहीं उठाएंगे, गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। सही बात है। वैक्सकिन की जिंदगी भी सिर्फ सोचने से नहीं बदली। उन्होंने अपने डर का सामना किया, काम खोजे, लिखना शुरू किया, अपनी कहानी दुनिया के सामने रखने का एक्शन लिया। तब जाकर कंपन का नियम उनके पक्ष में काम करने लगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हमारे विचार, हमारी आंतरिक ऊर्जा यानी हमारा कंपन और हमारे द्वारा भौतिक दुनिया में उठाए गए असली कदम, जब ये तीनों चीजें एक ही दिशा में, एक सीध में आ जाती हैं, तब जाकर कोई चमत्कार होता है और जिंदगी में वो बदलाव आता है। बिल्कुल सटीक सारांश है ये। अगर आज की इस गहरी चर्चा के सभी बिंदुओं को एक साथ पिरोया जाए तो तस्वीर बहुत ही साफ नजर आती है। पहला, सिर्फ खोखले आकर्षण से काम नहीं चलेगा, अपनी असली ऊर्जा के कंपन को बदलना होगा। दूसरा, अपनी सभी कमियों के बावजूद खुद को स्वीकार करना और बेहतर बनने की जिद करना ही सच्चा सेल्फ लव है। तीसरा,
अपनी ऊर्जा की बैटरी को खाली होने से बचाना और दूसरों को ऑक्सीजन देने से पहले अपना मास्क पहनना। जो कि बहुत जरूरी है। चौथा, अपने अवचेतन मन के खेत से बचपन के डाले गए डर के बीजों को उखाड़ फेंकना। और अंत में सबसे जरूरी, सोफे से उठकर अपने हारने के डर को एक तरफ रखकर असल में एक्शन लेना। बिल्कुल। और ये कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसे बस सुनकर डायरी में लिख लिया जाए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे इंसान को हर दिन, हर पल जीना होता है। सही कहा। और इसीलिए इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है। वो क्या है? स्रोतों में उस वैज्ञानिक तथ्य का जिक्र किया गया था कि हमारा दिमाग एक असली घटना और हमारी कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। हाँ, विजुअलाइजेशन वाला पॉइंट। ये विचार करने वाली बात है कि अगर ये सच है कि हमारे दिमाग हकीकत और कल्पना में अंतर नहीं समझता, तो जरा सोचिए, हमारी दिन रात की वो चिंताएं, भविष्य को लेकर हमारा वो तनाव, हमारे वो सारे अनजाने डर, क्या वो सब असल में उन बुरी चीजों का विजुअलाइजेशन ही तो है जिन्हें हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहते? बाप रे, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। क्या लगातार चिंता करके इंसान अनजाने में हर पल अपनी ही बर्बादी का अभ्यास नहीं कर रहा है? उस 4 साल के बच्चे की तरह क्या इंसान आज भी सिर्फ उस धड़कते हुए दिल के खौफ को महसूस कर रहा है? और अगर वाकई ऐसा है तो ये हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज रात सोने से पहले कोई भी इंसान अपने दिमाग को अपनी जिंदगी का कौन सा नया और खूबसूरत दृश्य दिखाने वाला है?